जय हिंद दोस्तों, मैं राजकुमार आप सभी का स्वागत करता हूं ज्ञानपीठ जीके पॉइंट के इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आइए एसएससी जीडी एग्ज़ाम के लिए जो मॉक टेस्ट सीरीज थी उसी में एक और मॉक टेस्ट लेकर उपस्थित हूं। दोस्तों मैं आपको बता दूं, अब ये जो 10 दिन का समय है आपका 1 तारीख से लेकर 10 तारीख तक, इसमें मैं मॉक टेस्ट मतलब फास्ट रिवीजन रखूँगा ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस में करा सकूँ। ये मॉक टेस्ट संख्या आपका 49 है, 48 मॉक टेस्ट अपलोड कर दिए हैं। वहाँ की प्लेलिस्ट मैंने बना दी है, तो आप वहाँ जाके अपने प्रश्नों का अभ्यास कर सकते हैं। बहुत मज़ेदार प्रश्न रहेंगे और फास्ट रिवीजन है आपके लिए। तो चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों पहला प्रश्न क्या कहा गया? भारत में वैष्णववाद की वृद्धि का प्रमाण हेलिओडोरस स्तंभ किस भारतीय स्थान में स्थित है? दोस्तों भारत में वैष्णववाद की वृद्धि का प्रमाण एक स्तंभ से मिलता है जिसका नाम था हेलिओडोरस। तो हेलिओडोरस ये कहाँ पर है? दोस्तों मैं आपको बता दूं, तो हेलिओडोरस जो मिला ये मिला था हमें विदिशा से। मध्य प्रदेश में एक जगह है विदिशा, तो विदिशा से इसकी प्राप्ति हुई थी, या आप याद रखिएगा। दोस्तों विदिशा जिले में इस बात के साक्ष्य मिले कि ये जो स्तंभ है ये खाम बाबा के रूप में जाना जाता है। एक लोक भाषा है जिसका नाम है खाम बाबा। खाम बाबा लोक भाषा में ये स्तंभ लिखा गया और इस स्तंभ से वैष्णववाद की वृद्धि का प्रमाण हमें मिलता है। इसके ऑप्शन में दिखाता हूँ आपको, ऑप्शनों में क्या क्या लिखा गया है। तो इसमें लिखा गया देखो, कानपुर, लखनऊ, उज्जैन और विदिशा। तो इसका सही जवाब आपका विदिशा। दोस्तों विदिशा शहर से ही हेलियोडोरस स्तंभ के साक्ष्य मिले हैं। दोस्तों यहाँ पे जो मैं कुछ शहर लिखे गए उन शहरों की बात कर लूँ तो लखनऊ जो है ये आप याद रखना, भारत में लखनऊ चिकनकारी के लिए प्रसिद्ध है। चिकनकारी जो कि कपड़ों पर एक प्रकार की कढ़ाई की जाती है, तो चिकनकारी लखनऊ इसके लिए प्रसिद्ध है, ये भी आप याद रखना। दोस्तों कानपुर के बारे में बात बताऊँ तो कानपुर में भारत का राष्ट्रीय चीनी अनुसंधान केंद्र है। राष्ट्रीय चीनी या शुगर अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? दोस्तों कानपुर में भारत का राष्ट्रीय चीनी अनुसंधान केंद्र है। और भारतीय दलहन अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? दोस्तों भारतीय दलहन अनुसंधान केंद्र भी कानपुर में है, ये भी आप याद रखना। पूछ सकता है कि भारतीय दलहन अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? कानपुर में। दोस्तों कानपुर को लेदर सिटी ऑफ द वर्ल्ड भी कहा गया है। कभी क्वेश्चन आए कि द लेदर सिटी ऑफ द वर्ल्ड किसे कहा जाता है, तो लेदर सिटी ऑफ द वर्ल्ड के नाम से जाना गया कानपुर को। लेदर सिटी ऑफ द वर्ल्ड कानपुर। और दोस्तों जो कानपुर है ना, 1925 में कानपुर में आईएनसी का सेशन हुआ था और 1925 के कानपुर सेशन में सरोजिनी नायडू भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष बनने वाली पहली भारतीय महिला बनी थी। याद रखना इसके बारे में। दोस्तों उज्जैन लिखा गया, उज्जैन का पुराना नाम क्या था? अवंतिका। उज्जैन को प्राचीन काल में क्या कहा जाता था? अवंतिका। और यहाँ पे कौन सी नदी बहती है? उज्जैन क्षिप्रा नदी के किनारे है। यहाँ पे कुंभ का मेला भी लगता है, आप याद रखिएगा। तो इसका सही जवाब क्या था आपका? ऑप्शन डी, विदिशा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। औद्योगिक औद्योगिक संस्थापनाओं में या औद्योगिक संस्थानों में भार उठाने के लिए जिस हाइड्रोलिक जैक का उपयोग किया जाता है यह किस सिद्धांत पर आधारित होता है? दोस्तों हमें बताना है कि जो हाइड्रोलिक प्रेस या हाइड्रोलिक जैक होता है ये किस सिद्धांत पर कार्य करता है। दोस्तों जब भी हाइड्रोलिक का जिक्र आए तो आंसर हमेशा क्या होगा इसका? और आंसर होगा हमेशा पास्कल। पास्कल के सिद्धांत पर जो औद्योगिक या कंपनियों में जो लिफ्ट ब्रेक होते हैं, आपके हाइड्रोलिक ब्रेक होते हैं, वो होते हैं आपके पास्कल के सिद्धांत पे। ऑप्शन डी आपका सही जवाब है, ऑप्शन डी। दोस्तों यहाँ पे लिखा गया आपका न्यूटन। न्यूटन ने गति के नियम दिए थे और न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण का नियम भी दिया था, ये भी आप याद रखें। आर्किमिडीज की बात करूं दोस्तों, तैरने के नियम किसने दिए हैं? तो तैरने के नियम आर्किमिडीज के द्वारा दिए गए हैं। तैरने के नियम किसके द्वारा दिए गए? आर्किमिडीज के द्वारा। आर्किमिडीज ने बताया था कि जब कोई वस्तु मतलब पानी में तैरती है तो वस्तु द्वारा लगाया गया भार या वस्तु का भार जो उत्प्लावन बल होता है उसके भार के बराबर होता है, ये भी आप याद रखिएगा। तो इसका सही जवाब क्या होगा? हाइड्रोलिक जैक। ये पास्कल के सिद्धांत पर कार्य करता है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। क्या कहा गया? निम्नलिखित में से कौन सा बैक्टीरिया हमारे आंतों में पाया जाता है और जो हमें खाना पचाने में मदद करता है? तो हमारी आंतों में पाया जाने वाला बैक्टीरिया जो हमें खाना पचाने में मदद करता है, दोस्तों ऐसा कौन सा बैक्टीरिया है? दोस्तों मैं बात करूं आपको तो वो बैक्टीरिया लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलस। लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलस ये बैक्टीरिया हमारे आंतों में पाया जाता है और ये हमारे खाने पचाने में सहायता करता है, ये आप याद रखिएगा। दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए कि बैक्टीरिया की खोज किसने की थी, तो बैक्टीरिया की खोज दोस्तों ल्यूवेनहॉक के द्वारा की गई थी। बैक्टीरिया की खोज किसने की थी? ल्यूवेनहॉक के द्वारा की गई थी, ये भी आप याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं।
इसमें कहा गया क्वेश्चन संख्या 4, बर्फ से ढकी चोटियों वाली एकमात्र पर्वत श्रृंखला कौन सी है। दोस्तों बर्फ से ढकी एकमात्र चोटियों वाली पर्वत श्रृंखला इन ऑप्शन के अनुसार वो है आपके हिमालय। हिमालय में जो श्रेणी है उन पे बर्फ़ पाई जाती है, बाकी सतपुड़ा में बर्फ़ नहीं पड़ती, सह्याद्री में बर्फ़ नहीं पड़ती और पटकाई में कोई बर्फ़ नहीं पड़ती। दोस्तों मैं हिमालय की बात करूँ तो हिमालय की कुल लंबाई याद रखना, हिमालय की कुल लंबाई है 2400 किलोमीटर, 2400 किलोमीटर। और हिमालय यंग फोल्ड माउंटेन है, नवीन बलित पर्वत है ये यंग फोल्ड माउंटेन, ये भी आप याद रखना, यंग फोल्ड माउंटेन है ये। और दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए कि हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है या दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है माउंट एवरेस्ट, दुनिया की सबसे ऊंची चोटी का नाम है माउंट एवरेस्ट और माउंट एवरेस्ट की नई ऊंचाई मानी गई 8,848.86 मीटर, ये भी आप याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों, सह्याद्री लिखा गया दोस्तों, सह्याद्री ये पश्चिमी घाट का दूसरा नाम है, सह्याद्री पश्चिमी घाट का दूसरा नाम है। सतपुड़ा लिखा गया दोस्तों, सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी है धूपगढ़, सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी है धूपगढ़ चोटी, ये भी आप याद रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। इसने कहा गया कि लॉर्ड कर्जन की निगरानी में बंगाल का विभाजन किस वर्ष हुआ था। दोस्तों लॉर्ड कर्जन की निगरानी में बंगाल का विभाजन हुआ था 16 अक्टूबर 1905 को। तो इसका सही जवाब क्या होगा, 16 अक्टूबर 1905, बंगाल का विभाजन हुआ था 16 अक्टूबर 1905, यानी कि ऑप्शन बी, ये आप याद रखना। अच्छा दोस्तों बंगाल विभाजन करने का कारण क्या था। दोस्तों बंगाल विभाजन करने का कारण था हिंदू और मुस्लिमों के बीच जो राष्ट्रवाद की भावना पनप रही थी उसको कमज़ोर करना। क्यों, क्योंकि पूर्वी भाग में क्या रहते थे, पूर्वी भाग में मुस्लिम रहते थे और पश्चिमी भाग में रहते थे हिंदू, इन दोनों के बीच इस आधार पर बांटा गया कि पश्चिमी भाग में हिंदू आ गए और पूर्वी भाग में मुस्लिम। इससे क्या हुआ कि अंग्रेजों ने फूट डालो राज करो की नीति स्टार्ट कर दी थी। तो ये आप याद रखना। दोस्तों बंगाल विभाजन कर्जन के टाइम में हुआ और कर्जन ने किताब लिखी थी प्रॉब्लम ऑफ द ईस्ट। कभी क्वेश्चन आए कि कौन से गवर्नर जनरल ने एक किताब लिखी जिसका नाम था प्रॉब्लम ऑफ द ईस्ट, तो प्रॉब्लम ऑफ द ईस्ट ये कर्जन के द्वारा लिखी गई है। ठीक है दोस्तों जब बंगाल विभाजन हुआ तो इसके विरोध में कौन सा आंदोलन हुआ था, स्वदेशी आंदोलन। बंगाल विभाजन के विरोध में स्वदेशी आंदोलन किया गया था हमारे भारत के लोगों द्वारा, ये भी आप याद रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। दोस्तों यहाँ पे लिखा गया 1913। अगर आपसे पूछे कि रविंद्रनाथ टैगोर ये नोबेल प्राप्त करने वाले पहले एशियाई व्यक्ति थे, तो रविंद्रनाथ टैगोर को गीतांजलि जो कि इनकी काव्यों का संग्रह है, कविताओं का संग्रह है, तो रविंद्रनाथ टैगोर को साहित्य का नोबेल मिला था किस वर्ष में, 1913 में, ये भी आप याद रखना। और 1913 में भारत की पहली फिल्म भी बनी थी राजा हरिश्चंद्र। भारत में पहली फिल्म राजा हरिश्चंद्र किस वर्ष बनी थी, तो 1913 में बनी थी, ये भी आप याद रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। क्वेश्चन संख्या 6, क्या कहा गया, पुस्तक द इंडिया ऑफ माई ड्रीम के लेखक कौन है। पुस्तक द इंडिया ऑफ माई ड्रीम के लेखक है महात्मा गांधी, ऑप्शन डी। दोस्तों महात्मा गांधी की किताब है ये पुस्तक द इंडिया ऑफ माई ड्रीम, महात्मा गांधी के द्वारा लिखी गई है। दोस्तों मैं गांधी जी की एक किताब और बता दूं आपको, वो है द पाथवे टू गॉड, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इस बार आ सकती है आपके एग्जाम में। पाथवे टू गॉड ये किसके द्वारा लिखी गई है। दोस्तों पाथवे टू गॉड भी महात्मा गांधी के द्वारा लिखी गई है। बाकी इनकी एक किताब और है माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ, जो कि इनकी आत्मकथा है। दोस्तों मैं गांधी जी की बात करूं तो इन्हें महात्मा की उपाधि दी गई थी रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। महात्मा की उपाधि किसने दी, दोस्तों इन्हें महात्मा की उपाधि दी थी रविंद्रनाथ टैगोर ने, ये भी आप याद रखना। और गांधी जी 1924 में कांग्रेस का जो बेलगाम सेशन हुआ था कर्नाटक में, इसके अध्यक्ष भी बने थे। तो 1924 में कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, बेलगाम अधिवेशन की। दोस्तों यहाँ पे लिखा गया जवाहरलाल नेहरू, इनकी किताब का नाम है डिस्कवरी ऑफ इंडिया, डिस्कवरी ऑफ इंडिया ये किसने लिखी है, तो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा डिस्कवरी ऑफ इंडिया लिखी गई है, ये भी आप याद रखें। राजेंद्र प्रसाद, इन्हें बिहार का गांधी कहा जाता है और इनकी किताब का नाम है इंडिया डिवाइडेड। राजेंद्र प्रसाद की किताब का नाम है इंडिया डिवाइडेड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। सरदार पटेल की मैं बात करूं दोस्तों, भारत के पहले उप प्रधानमंत्री हैं ये, भारत के पहले उप प्रधानमंत्री कौन थे, सरदार पटेल, और ये स्वतंत्र भारत के पहले गृह मंत्री भी थे, ये भी आप याद रखना। और इन्हें भारत में अखिल भारतीय सेवाओं का जनक भी कहा गया। भारत में अखिल भारतीय सेवाओं का जनक कौन है, तो दोस्तों भारत में अखिल भारतीय सेवाओं का जनक है
सरदार पटेल। और सरदार पटेल की जयंती जो मनाई जाती है वो 31 अक्टूबर को होती है राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में, ये भी आप याद रखें। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले प्रश्न की ओर। तो ये किसकी किताब थी? द इंडिया ऑफ माई ड्रीम्स। द इंडिया ऑफ माई ड्रीम ये महात्मा गांधी के द्वारा लिखी गई है। चलिए अगले प्रश्न की ओर। नोंगक्रेम, नोंगक्रेम नृत्य उत्सव होता है, ये भारत के किस राज्य से संबंधित है? तो नोंगक्रेम डांस फेस्टिवल दोस्तों ये बहुत फेमस है पूर्वोत्तर में और ये मेघालय में होता है। ऑप्शन सी, नोंगक्रेम मेघालय का डांस है, ये आप याद रखना। दोस्तों मेघालय का एक नृत्य और आप याद रखना, लाहो। लाहो किस राज्य का डांस है? तो लाहो मेघालय का ही डांस है। दोस्तों मैं बात करूं मेघालय की, तो मेघालय कब बना था? 21 जनवरी 1972 में मेघालय की स्थापना की गई थी। मेघालय को भारत में अबोर्ड ऑफ क्लाउड मतलब बादलों का घर कहा जाता है। मेघालय की राजधानी शिलोंग है और शिलोंग खासी पहाड़ी पर स्थित है, पूर्वी खासी पहाड़ी पर स्थित है शिलोंग, ये भी आप याद रखना। और मेघालय में दुनिया की सबसे स्वच्छ नदी भी बहती है, वो है उमंगोट नदी। कभी क्वेश्चन आए कि दुनिया की सबसे स्वच्छ नदी कौन सी है? उमंगोट, ये कहाँ बहती है? मेघालय में बहती है, ये भी आप याद रखना। मेघालय का एक त्यौहार अभी हाल ही में मनाया गया था जिसका नाम वांगला। वांगला त्यौहार ये कहाँ होता है? दोस्तों मेघालय का त्यौहार है वांगला। यहाँ पे लिखा गया है गोवा। दोस्तों गोवा का डांस याद रखना तरंगमल। तरंगमल कहाँ का डांस है? गोवा का। और एक और याद रखना कुनबी। कुनबी डांस कहाँ का है? गोवा का। और एक और याद रखिएगा फुगड़ी। फुगड़ी डांस भी कहाँ का है? तो फुगदी डांस भी ये गोवा का है। ठीक है दोस्तों, गोवा भारत का सबसे छोटा राज्य है एरिया के हिसाब से और इसका एरिया है 3702 वर्ग किलोमीटर, ये भी आप याद रखना। दोस्तों गोवा जो है यहाँ पे एक ही नेशनल पार्क है, वो है भगवान महावीर नेशनल पार्क। भगवान महावीर नेशनल पार्क कहाँ पर है? गोवा में। सिक्किम लिखा गया है दोस्तों, सिक्किम। सिक्किम का डांस याद रखना सिंघी छम। सिंघी छम, ये भी आप याद रखना। और दोस्तों सिक्किम का राजकीय पशु क्या है? लाल पांडा। सिक्किम का राजकीय पशु है लाल पांडा, ये भी आप याद रखना। और सिक्किम का नया साल लूसूंग कहलाता है। सिक्किम का नया साल है लूसूंग। भारत में सबसे कम जनसंख्या 2011 के अनुसार किस राज्य की थी? सिक्किम की थी, ये भी आप याद रखना। और सिक्किम में खेंगचोनजोंगा नेशनल पार्क भी है। खेंगचेनजोंगा नेशनल पार्क जो लाल पांडे के लिए प्रसिद्ध है। दोस्तों सिक्किम के बारे में एक चीज़ याद रखना, 36वें संविधान संशोधन अधिनियम 1975 के द्वारा सिक्किम भारत का 22वां राज्य बना था, ये आप याद रखिएगा। मिजोरम की बात करूं दोस्तों, मिजोरम इसका एक डांस है चेराम। चेराम डांस कहाँ किया जाता है? तो मिजोरम में चेराम डांस किया जाता है। और मिजोरम में दम्पा टाइगर रिजर्व भी है। दम्पा टाइगर रिजर्व कहाँ पर है? मिजोरम में, ये आप याद रखना। तो नोंगक्रेम डांस फेस्टिवल कहाँ का है? मेघालय का डांस फेस्टिवल है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। दुनिया की आधी से अधिक जैव विविधता, जैव विविधता का मतलब क्या है? कि जानवर और पेड़ पौधों की भिन्न भिन्न प्रकार की प्रजातियां मिलेंगी, इसको बोलेंगे जैव विविधता। तो दुनिया की आधी से अधिक जैव विविधता ये कहाँ पाई जाती है? दोस्तों जैव विविधता के जो हॉटस्पॉट माने जाते हैं, मतलब जैव विविधता सबसे ज़्यादा पाई जाती है, वो कौन से क्षेत्रों में मिलेगी आपको? सबसे ज़्यादा जैव विविधता मिलेगी उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में, ऑप्शन बी। यह आप याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आता है एग्जाम में। दुनिया की सबसे अधिक जैव विविधता उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में पाई जाती है। दोस्तों भारत में जैव विविधता सबसे ज़्यादा कहाँ मिलती है? तो भारत में सबसे ज़्यादा जैव विविधता मिलती है पश्चिमी घाट में। और पश्चिमी घाट में एक नेशनल पार्क है साइलेंट वैली। साइलेंट वैली नेशनल पार्क जो कि केरल में है। और साइलेंट वैली नेशनल पार्क अपनी जैव विविधता के लिए प्रसिद्ध है। किस राज्य की बात हो रही है? केरल की। तो ये भी आप याद रखना। दुनिया में सबसे ज़्यादा जैव विविधता उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में पाई जाती है। रीजन है कि यहाँ पे बारिश ज़्यादा होती है और बारिश ज़्यादा होने के कारण यहाँ पे तरह तरह के जीव जंतु वनस्पतियाँ पनपती रहती हैं। अच्छा, यहाँ पे लिखा गया जैव विविधता। दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए कि विश्व जैव विविधता दिवस कब होता है? विश्व जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों विश्व जैव विविधता दिवस 22 मई को होता है। विश्व जैव विविधता दिवस कब होता है? तो हर साल 22 मई को मनाया जाता है विश्व जैव विविधता दिवस, ये भी आप याद रखना। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। दोस्तों यहाँ पे ना आपको दो चीज़ें याद रखनी है, एक तो जानवर और एक पौधे। जानवरों को एक हम शब्द देते हैं फोना। कभी क्वेश्चन आए कि फोना शब्द क्या बताता है? तो जीव जंतुओं के बारे में एक शब्द यूज होता है फोना। और फिलोरा पूछे कभी आपसे, तो पेड़ पौधों या वनस्पति जो होती है वो फिलोरा कहलाती हैं। फ्लोरा में वनस्पति और फोना में जीव जंतु आते हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर। अच्छा, यहाँ पे लिखा गया है वन। दोस्तों वन किस सूची का विषय है? वन संवर्ती सूची का विषय है। वन संवर्ती सूची का विषय है। और भारतीय वन अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? देहरादून में, ये भी आप याद रखना। भारत में टोटल ट्री फॉरेस्ट कवर कितना है? तो वो है आपका 24.62%, ये आप याद रखना। भारत में ट्री और फॉरेस्ट कवर है ये इतना। चलिए अगले प्रश्न की ओर।
भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की अवधारणा निम्नलिखित में से किस देश से ली गई है? दोस्तों मौलिक अधिकार जो फंडामेंटल राइट्स हमने लिए वो कहाँ से लिए हैं? दोस्तों मौलिक अधिकारों की अवधारणा ली गई अमेरिका के संविधान से। ऑप्शन बी, अमेरिका के संविधान से मौलिक अधिकार लिए गए हैं। अमेरिका के संविधान से हमने राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया भी ली है, ये भी आप याद रखना। महाभियोग की प्रक्रिया। दूसरा, न्यायिक समीक्षा। न्यायिक समीक्षा का विचार भी हमने कहाँ से लिया? अमेरिका के संविधान से। हमारा संविधान लिखित संविधान है, तो लिखित संविधान का प्रावधान भी कहाँ से लिया? अमेरिका के संविधान से। और साथ साथ याद रखिएगा कि हमारे यहाँ पे राष्ट्रपति की शक्ति जो ली गई है वो भी अमेरिका के संविधान से ली गई है। ठीक है दोस्तों अमेरिका का संविधान दुनिया का सबसे छोटा लिखित संविधान है और इसमें मात्र 7 अनुच्छेद है। कभी क्वेश्चन आए कि दुनिया का सबसे छोटा लिखित संविधान किस देश का? अमेरिका का। 7 अनुच्छेद है इसमें। अच्छा, यहाँ पे बात करें हम मौलिक अधिकारों के बारे में। दोस्तों मौलिक अधिकार संविधान के भाग 3 में आते हैं। भाग 3 को मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है और भाग 3 में अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक इनका उल्लेख मिलता है, ये आप याद रखना। मौलिक अधिकारों को लागू करने की गारंटी किसकी है? दोस्तों मौलिक अधिकारों को लागू करने की गारंटी भारत की न्यायपालिका की है। अच्छा, अगर किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो आर्टिकल 32 के तहत आप सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर सकते हो, रिट दायर कर सकते हो। और आर्टिकल 226 के तहत एक हाई कोर्ट में आप रिट दायर कर सकते हो। मौलिक अधिकारों के मामले में 5 प्रकार की रिट आप दायर कर सकते हो, ये आप याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं फिर। अच्छा, यहाँ पे लिखा गया आयरलैंड। दोस्तों आयरलैंड से एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछता है कि डीपीएसपी कहाँ से लिए गए, राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत कहाँ से लिए गए हैं? तो आयरलैंड से लिए गए हैं। बाकी यूनाइटेड किंगडम लिखा गया है। भारत में संसदीय प्रणाली कहाँ से ली गई? यूनाइटेड किंगडम से ली गई है। संसदीय व्यवस्था और एकल नागरिकता कहाँ से ली गई? यूनाइटेड किंगडम से। विधि का शासन कहाँ से लिया गया? तो विधि का शासन भी हमने लिया यूनाइटेड किंगडम से, ये भी आप याद रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नदी 10 देशों से होकर बहती है? दोस्तों कौन सी नदी ऐसी है जो 10 देशों से होकर बहती है? सही जवाब होगा आपका ऑप्शन ए, डैन्यूब नदी 10 देशों से होकर बहती है। दोस्तों डैन्यूब नदी यूरोप में बहती है। इसमें जर्मनी, ऑस्ट्रिया, स्लोवाकिया, हंगरी, क्रोएशिया, सर्बिया, बुल्गारिया, ये कई सारे देश हैं, तो उनसे होकर बहती है आपको। और डैन्यूब नदी निकलती कहाँ से है? दोस्तों डैन्यूब नदी जर्मनी के पास से निकलती है, ब्लैक फॉरेस्ट से। ब्लैक फॉरेस्ट से निकलती है डैन्यूब नदी, ये आप याद रखना। चलिए अगले प्रश्न की ओर। अच्छा, यहाँ पे लिखा गया आपका बोल्गा। बोल्गा यूरोप की सबसे लंबी नदी है। कभी क्वेश्चन आए कि यूरोप की सबसे लंबी नदी, वो है बोल्गा। नेक्स्ट प्रश्न, प्राचीन काल में बौद्ध काल के दौरान कपिलवस्तु के शासक कौन थे? दोस्तों कपिलवस्तु के शासक कौन थे बौद्ध काल के दौरान? तो इसका सही जवाब क्या होगा आपका? प्राचीन काल में बौद्ध काल के दौरान कपिलवस्तु के शासक जो थे वो शाक्य थे, शाक्य वंश था। तो बुद्ध या महात्मा बुद्ध, कभी क्वेश्चन आए कि महात्मा बुद्ध जो थे वो कौन से क्षत्रिय वंश से संबंधित है? शाक्य से संबंधित है, ये आप याद रखना। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। इसने कहा भारतीय खाद्य निगम यानी कि फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की स्थापना कब की गई? दोस्तों भारतीय खाद्य निगम की स्थापना हुई थी 1965 में। ऑप्शन सी, ये आप याद ना, भारतीय खाद्य निगम की स्थापना 1965 में हुई थी। दोस्तों मैं बात करूं, यहाँ पे लिखा है खाद्य। क्या आपको पता है कि खाद्य एवं कृषि संगठन का मुख्यालय कहाँ पर है? फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, यह है रोम में। फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन रोम में है। और 16 अक्टूबर को विश्व खाद्य दिवस मनाया जाता है। या आप याद रखना, विश्व खाद्य दिवस कब होता है? 16 अक्टूबर को मनाया जाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अच्छा, यहाँ पे लिखा गया 1969। कभी क्वेश्चन आए कि इसरो की स्थापना कब की गई थी? दोस्तों इसरो की स्थापना 1969 में हुई थी। 1967 लिखा गया। आसियान की स्थापना 1967 में हुई थी। आसियान की स्थापना कब हुई? 1967 में। आसियान का मुख्यालय जकार्ता में है। अच्छा, 1960 लिखा गया है। भारत और पाकिस्तान के बीच सिंधु समझौता कब हुआ था? सिंधु नदी समझौता, तो 1960 में हुआ था सिंधु नदी समझौता। तो एफसीआई कब बना था? 1965 में बना है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जानवर बिल या मांद में रहता है? दोस्तों इनमें से कौन सा जानवर जो बिल या मांद में रहता है? कछुआ, ऑक्टोपस, मगरमच्छ या खरगोश? दोस्तों ये आप बता सकते हैं, खरगोश ही किस में रहता है? खरगोश बिल बना कर रहता है। अब तक सही जवाब है आपका ऑप्शन डी। यहाँ पे लिखा गया है मगरमच्छ। दोस्तों मगरमच्छ के हृदय में कितने चैम्बर होते हैं? 4, ये भी आप याद रखना। और कछुए के हृदय में कितने होते हैं? वो होते हैं 3। कछुए के हृदय में 3 चैम्बर होते हैं। अच्छा, ऑक्टोपस लिखा गया है। दोस्तों ऑक्टोपस के पास कितने दिल होते हैं? ऑक्टोपस के पास 3 दिल होते हैं। ऑक्टोपस के पास 3 दिल होते हैं। और ऑक्टोपस कौन से फाइलम में आता है? मोलस्क में आता है। कभी क्वेश्चन आए कि ऑक्टोपस कौन से फाइलम में आता है? मोलस्क में आता है, याद रखिएगा। दोस्तों क्या आपको पता है कि ऑक्टोपस के खून का रंग नीला होता है?
ऑक्टोपस के खून का रंग नीला होता है, इसका कारण क्या है? दोस्तों ऑक्टोपस के खून में एक धातु मिलेगी कॉपर धातु, और कॉपर धातु के कारण इसके खून का रंग नीला होता है। अगर यहाँ पर आयरन धातु होती तो इसके खून का रंग लाल होता है। जैसे मानव में हीमोग्लोबिन होता है, हीमोग्लोबिन में कौन सी मेटल होती है? आयरन। लेकिन यहाँ पे इसके खून में होता है हीमोसाइनिन, हीमोसाइनिन पाया जाता है ऑक्टोपस के खून में, और हीमोसाइनिन में जो धातु रहती है वो है आपकी कॉपर। तो इसके कारण ऑक्टोपस के खून का रंग नीला होता है। दोस्तों मैं एक चीज़ और बता दूं आपको, जो ऑक्टोपस है इसे डेविल फिश भी कहा जाता है। कभी क्वेश्चन आए कि डेविल फिश किसे कहा गया, तो ऑक्टोपस को डेविल फिश भी कहा जाता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो ये आपका जब होगा जवाब खरगोश। इसमें कहा गया है निम्नलिखित में से कौन सा समुद्री बंदरगाह हिंद महासागर में स्थित नहीं है? तो दोस्तों कौन सा बंदरगाह है जो हिंद महासागर में नहीं आता? तो मैं बात करूं यहाँ पे, जैसे फिलीपींस वाला ये बिल्कुल आता है। उसके बाद में आपका, अच्छा फिलीपींस, फिलीपींस ये आता है रिंग्स ऑफ फायर में। दोस्तों फिलीपींस नहीं आएगा, फिलीपींस ये पैसिफिक में आता है। फिलीपींस ही इसका सही जवाब है। फिलीपींस बंदरगाह जो आता है ये पैसिफिक ओशियन में आता है, पश्चिमी प्रशांत महासागर में आता है। तो इसका सही जवाब क्या होगा? ये है आपका ऑप्शन ए, फिलीपींस जो है ये हिंद महासागर का बंदरगाह नहीं है। बाकी जकार्ता है, मेलबर्न है और चेन्नई है। दोस्तों मैं बात करूं मनीला की, मनीला कौन से द्वीप पर है? मनीला लुजोन द्वीप पर है। मनीला लुजोन द्वीप पर है, फिलीपींस की राजधानी है। और मनीला में अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र भी है। अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र मनीला में है, ये आप याद रखना, पूछ सकता है। और एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय कौन है? मुख्यालय कहाँ पर है? वो है आपका मनीला में। एशियन डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय कहाँ पर है? मनीला में। और एशियन डेवलपमेंट जो बैंक है इसके अध्यक्ष कौन है? मसात्सुगु असाकावा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो जकार्ता लिखा गया है, जकार्ता ये इंडोनेशिया की राजधानी है और जकार्ता जावा द्वीप पर है। कभी क्वेश्चन आए कि इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता कहाँ पर है? जावा द्वीप पर। चेन्नई की बात करूं तो चेन्नई जो है इसे भारत का डेट्रॉइट कहा जाता है। कभी क्वेश्चन आए कि भारत का डेट्रॉइट किसे कहा गया है, तो भारत का डेट्रॉइट चेन्नई को कहा जाता है। क्लियर हुआ? चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं फिर। दोस्तों अगला प्रश्न, इसरो द्वारा प्रस्तावित शुक्रयान मिशन किस ग्रह के लिए है? दोस्तों शुक्रयान मतलब शुक्र के लिए, तो ये तो आप बता सकते हैं ऑप्शन सी, शुक्र मिशन जो है ये मतलब शुक्र ग्रह के लिए होगा शुक्रयान। इसरो की स्थापना आपको पता है जा चुकी है, 1969 में हुई थी 15 अगस्त को। अच्छा इसरो के अभी जो अध्यक्ष है वो कौन है? वो है एस सोमनाथ। इसरो के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? एस सोमनाथ इसरो के वर्तमान अध्यक्ष हैं, ये भी आप याद रखना। दोस्तों यहाँ पे लिखा गया है आपका बुध। बुध ये सूर्य के सबसे नज़दीक है आपका, सूर्य के सबसे नज़दीक ग्रह कौन सा है? बुध। बुध को मरकरी भी कहा जाता है, ये भी आप याद रखना। दोस्तों यहाँ पे लिखा गया आपका शुक्र। शुक्र ये सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह है, सबसे ज़्यादा हॉट होता है, सबसे ज़्यादा चमकीला ग्रह भी है शुक्र, ये भी आप याद रखना। पृथ्वी की सिस्टर किसे कहा जाता है? शुक्र को कहा जाता है। और सुंदरता का देवी या सुंदरता की देवी गॉडेस ऑफ ब्यूटी ये किसे कहा गया? ये शुक्र ग्रह के ही नाम है, ये भी आप याद रखना। और शुक्र ग्रह पर सल्फ्यूरिक अम्ल के बादल पाए जाते हैं, शुक्र ग्रह पर सल्फ्यूरिक अम्ल के बादल हैं, ये आप याद रखना। मंगल की बात करूं दोस्तों, मंगल के दो उपग्रह हैं, एक डीमोस एक फोबोस, एक डीमोस और एक फोबोस, ये दोनों उपग्रह याद रखना। और भारत के मंगल मिशन का नाम क्या था? मोम, मार्स ऑर्बिटर मिशन, ये भी आप याद रखेंगे। बृहस्पति की बात करूं दोस्तों, बृहस्पति ये एक जोवियन प्लेनेट है, बाह्य ग्रह है। और बृहस्पति के जो उपग्रह है वो है 79, ये भी आप याद रखना। इसको पीला ग्रह भी बोलते हैं बृहस्पति को हम। अच्छा चलिए, तो इसरो का शुक्रयान किसके लिए है? शुक्र ग्रह के लिए है। इसरो का मुख्यालय कहाँ पर दोस्तों? बेंगलोर में। इसरो का मुख्यालय बेंगलोर में, और बेंगलोर को भारत की सिलिकॉन वैली कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर, अकबर के दरबार में नवरत्नों में महेश दास निम्नलिखित में किसका नाम था? दोस्तों महेश दास ये नाम था बीरबल का, ऑप्शन ए, बीरबल का असली नाम महेश दास था, ये भी आप याद रखें। अकबर का राजस्व मंत्री कौन था? तो अकबर का राजस्व मंत्री है टोडरमल, अकबर का राजस्व मंत्री टोडरमल था, ये भी आप याद रखिएगा। दोस्तों अकबर के बारे में एक बिंदु याद रखना, अकबर ने पानीपत का द्वितीय युद्ध लड़ा था 1556 ईस्वी में, और किसको हराया था? इसने हराया था हेमू विक्रमादित्य की सेना को हराया गया था पानीपत के द्वितीय युद्ध में। चलिए अगले प्रश्न की ओर। एक चीज आप और याद रखिएगा, अकबर ने 1582 में दीन ए इलाही धर्म की स्थापना भी की थी। ये पूछ सकता है आपके एग्जाम में कि दीन ए इलाही धर्म की स्थापना किसने की? अकबर ने, और अकबर का मकबरा सिकंदरा में है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक पेशेवर बिलियर्ड खिलाड़ी है? दोस्तों भारत के कई सारे खिलाड़ी हैं, इसमें बताना कि कौन सा बिलियर्ड खेलता है। भक्ति शर्मा,
कृष्ण पाठक, पंकज आडवाणी और दीपक पूनिया। दीपक पूनिया तो ये कुश्ती करता है, तो पंकज आडवाणी इसका सही जवाब है आपका पंकज आडवाणी। ये भारत में एक बिलियर्ड खिलाड़ी है, स्नूकर भी खेलता है ये, और ये बिलियर्ड्स भी खेलता है। ठीक है दोस्तों, बाकी मैं बात करूँ यहाँ पे कृष्ण पाठक, ये कृष्ण पाठक हॉकी से जुड़े हुए हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अच्छा दोस्तों, क्या आपको पता है कि भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस कब होता है? भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस कब होता है? 29 अगस्त को मेजर ध्यानचंद का जन्मदिन होता है, और मेजर ध्यानचंद के जन्मदिन को मनाते राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में। क्या भारत का कोई राष्ट्रीय खेल है हॉकी? तो नहीं, हॉकी भारत का राष्ट्रीय खेल नहीं है, अपितु भारत का कोई भी राष्ट्रीय खेल नहीं है, याद रखना। चलिए अगले प्रश्न की ओर। मोहनजोदड़ो में मिले स्नानागार को किसकी परत चढ़ाकर जलरोधी बनाया गया था? दोस्तों, मोहनजोदड़ो में जो स्नानागार मिला, उसकी जो जलरोधी परत थी वो किसकी बनी थी? तो दोस्तों, इसका सही जवाब क्या होगा? मोहनजोदड़ो में नगर दुर्ग में महान स्नानागार स्थित था, और यह आयताकार रूप में बना हुआ था। ईंट और प्लास्टर का प्रयोग इसमें किया गया। पानी का रिसाव रोकने के लिए प्लास्टर के ऊपर चारकोल की परत चढ़ाई गई थी। तो ऑप्शन होगा आपका ऑप्शन सी, प्राकृतिक चारकोल की परत इसमें चढ़ाई गई थी। ये भी आप याद रखना। स्नानागार की आकृति आए तो ये कैसा था आपका? ये आयताकार था, ये आप याद रखना। महान स्नानागार की आकृति आयताकार थी, ये आप याद रखिएगा। चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। दोस्तों, क्वेश्चन संख्या 19 क्या कहा गया? भीमा देवी को समर्पित प्राचीन मंदिर कहाँ स्थित है? दोस्तों, भीमा देवी मंदिर ये कहाँ पर है? तो ये हरियाणा में है, और ये हरियाणा के कहाँ पे आता है? पिंजौर में। तो इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन डी, पिंजौर हरियाणा में स्थित है भीमा देवी मंदिर। दोस्तों, हरियाणा का एक डांस याद रखना, लूर। लूर डांस किस राज्य में किया जाता है? हरियाणा का डांस है लूर। दोस्तों, यहाँ पे लिखा गया तमिलनाडु। तमिलनाडु का एक डांस याद रखना, करगम। करगम डांस कहाँ का है? तो तमिलनाडु का डांस है करगम। और एक और याद रखना, कुम्मी। कुम्मी और करगम, और भरतनाट्यम भी होता है वैसे, तो ये दोनों डांस तमिलनाडु के हैं। उसके बाद में उत्तराखंड की बात करूँ तो उसको देवभूमि कहा जाता है, और इसका एक डांस है पांडव। पांडव नृत्य है, ये भी आप याद रखना। हिमाचल की बात करूँ दोस्तों, हिमाचल का डांस याद रखना, नाटी। नाटी डांस कहाँ किया जाता है? हिमाचल में। तो इसका सही जवाब क्या होगा? भीमा देवी मंदिर ये कहाँ पर है? ये हरियाणा में है, पिंजौर में। चलिए अगले प्रश्न की ओर। अच्छा, पिंजौर के बारे में ना एक क्वेश्चन याद रखना, भारत में पहली बार जो सबसे पहला गिद्ध संरक्षण पार्क बना था, ये कहाँ पे बना था? तो भारत का पहला गिद्ध संरक्षण जो केंद्र बना था वो बना था पिंजौर में ही, हरियाणा में। और हरियाणा जो है इसका एक जिला करनाल, करनाल में राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान केंद्र भी है, ये आप याद रखना, पूछता है एग्जाम में। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। भारत के किस राज्य में माणिक्य वंश का शासन था? दोस्तों, माणिक्य वंश का शासन ये भारत के किस राज्य में था? तो दोस्तों, भारत में विलय से पूर्व जो त्रिपुरा थी, त्रिपुरा एक स्वतंत्र रियासत होती थी, ये आप याद रखना। और इस त्रिपुरा में जो माणिक्य वंश था उसका शासन था। तो इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन ए, त्रिपुरा में माणिक्य वंश का शासन था। ठीक है दोस्तों, क्या आपको पता है कि त्रिपुरा भारत में कब विलय हुआ था? दोस्तों, 15 अक्टूबर 1949 को त्रिपुरा जो था ये भारतीय संघ में विलय हो गया था, ये भी आप याद रखेंगे। और उसके बाद में 1956 में जब राज्य पुनर्गठन अधिनियम आया तो इसको हमने क्या बनाया? इसको केंद्र शासित प्रदेश बनाया। फिर उसके बाद में 21 जनवरी, देखो विलय कब हुआ था? 15 अक्टूबर 1949 को। फिर 21 जनवरी 1972 को त्रिपुरा को एक राज्य का दर्जा दे दिया गया, ये भी आप याद रखना। दोस्तों, त्रिपुरा का एक त्यौहार याद रखना, खर्ची पूजा। कभी आया आपके एग्जाम में कि खर्ची पूजा डांस मतलब त्यौहार कहाँ मनाया जाता है? त्रिपुरा में। और यहाँ का एक डांस है बड़ा फेमस, होजागिरी। होजागिरी डांस कहाँ किया जाता है? तो त्रिपुरा का डांस है होजागिरी, ये भी आप याद रखना। दोस्तों, मणिपुर लिखा गया, मणिपुर की एक झील याद रखना, लोकटक झील। लोकटक झील पर दुनिया का एकमात्र तैरता राष्ट्रीय उद्यान है, वो है आपका केबुल लामजाओ। तो मणिपुर में लोकटक झील है, ये भी आप याद रखें। गुजरात की बात हो रही है दोस्तों, गुजरात में उकई बांध याद रखना, उकई बांध जो तापी नदी पर है, ये कहाँ पर है? गुजरात में। और गुजरात में गिर नेशनल पार्क भी है जो एशियाई शेरों के लिए प्रसिद्ध है। गिर नेशनल पार्क एशियाई शेर गुजरात में है। दोस्तों, सबसे लंबी कोस्ट लाइन किसकी है? गुजरात की। सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य गुजरात है। यहाँ पे राजस्थान लिखा गया है। दोस्तों, राजस्थान का डांस याद रखना, घूमर। और घूमर डांस भील जनजाति करती है, भील जनजाति द्वारा घूमर डांस किया जाता है राजस्थान में। और दोस्तों, यहाँ पे मैं एक चीज़ आपको और बता दूं, जो राजस्थान है ये भारत का सबसे बड़ा राज्य है एरिया में। यहाँ पे सरिस्का टाइगर रिजर्व भी है, रणथंबोर टाइगर रिजर्व है, और रणथंबोर है, सरिस्का है, आपको याद रखना है, मुकुंदरा हिल्स है, भरतपुर केवलादेव पक्षी विहार है, और जैसलमेर है। जैसलमेर को थार मरुस्थल की रानी कहा जाता है, वो राजस्थान में है। राजस्थान की राजधानी जयपुर, जयपुर को भारत का पेरिस कहा जाता है, ये भी आप याद रखना। राजस्थान का एक डांस है आपका, और वो है आपका सुई सिनी।
सुईसिनी डांस कहाँ का है? तो राजस्थान का ही डांस है सुईसिनी। दोस्तों ये था आज का मॉक टेस्ट, क्विक रिवीजन था आपका। आई होप ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपसे एक रिक्वेस्ट है दोस्तों, सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो पूरी देखने के लिए धन्यवाद। तो अब अगला टेस्ट के साथ मिलूंगा, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग ज्ञानपीठ जी के पॉइंट।